हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था, जो लीनियर अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे थे उसका ये आखिरी या मतलब लास्ट सेकंड लेक्चर रहेगा। वो देखते हैं कि कैसा हमारा टाइमिंग चलता है। फाइन। तो अभी लास्ट जो हमने देखा था वो मतलब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम शायद हमने देख लिया था लास्ट टाइम में। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमने देख लिया था। सो अभी जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर दिया है तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम को ही हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं एच एस होमोजेनियस सिस्टम। सो ये कैसे आएगा कि इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। फाइन। कंसिस्टेंट कब होगा वो? जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। सो अब ये कंसिस्टेंट जब रहेगा तो उसमें दो टाइप्स आते हैं। नहीं, तो सबसे पहला जो टाइप है आता है कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, जो रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स रहता है वो इक्वल टू क्या रहता है, एन रहता है। फाइन। एंड इसमें जो है सेकंड कंडीशन में वो क्या रहेगा, एक मतलब एक सॉल्यूशन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एक से ज़्यादा, मतलब उसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। फाइन स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अभी हम इसके आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब क्या होता है, कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको शायद याद आना चाहिए। क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है स्टूडेंट्स, राइट। ये कंसेप्ट में आपको मतलब प्रो रहना है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, जैसा हमने ऊपर भी देखा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पहले लिख लेते हैं, कंसिस्टेंट। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन रहता है उसका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फाइन। सो अभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन रहता है जिसमें जो आर रहता है, मतलब रैंक जो रहता है वो इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या सिनेरियो रहता है कि आर जो है वो लेस देन एन होता है, सिमिलर टू मतलब ऊपर वाला जो कंडीशन है उसी केस से है। अभी हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट से पे जाने से पहले ना यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन है। इनको आप अभी तो एक बार देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार साइड में लिख के रख के बाद में आप इसको खुद एक बार ट्राई कर लीजिए। फोर जाएगा 2x प्लस 3y, 5z इक्वल टू 9। हमें यहाँ पे बताना है मतलब ये इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर करता है तो फिर क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, इसलिए क्या है, नॉन होमोजीनियस है। फाइन स्टूडेंट्स। अभी हम सबसे पहले इसका मतलब आंसर कैसे निकालेंगे इसका, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा इसको। पहले जो है आपको ऐसा एक मैट्रिक्स बना लेना है ए डैश बी का, ये डैश जो है वर्चुअल लाइन रहेगी। आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखने हैं।
मतलब आपने ए मैट्रिक्स तो लिख ही लिया और जो बी में है उसको आपने ऐसे एक डैश बी ऐसे मैट्रिक्स आपने लिख लिया। सो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंडीशन क्या होती है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइन। सो अभी हम इसको निकालेंगे कैसे, सो हमें सबसे पहले इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म जो होता है उसमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या लगाएंगे, R2 चेंजेस टू टू सॉरी मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 है, हमें इसे 0 करना है। सो ये क्या बनेगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। फाइन स्टूडेंट्स। ऐसे ही R3 क्या बनेगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ये स्लैश बी, ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, फर्स्ट रो विल बी वन सेम 1 2 3 4। जो सेकंड रो है इसका एलिमेंट बन गया 0, यहाँ पे बन जाएगा -1 -2 -3। ये कैलकुलेशंस अभी आपको आने लग गए होंगे, आई होप सो। -2 -4 -3। फाइन स्टूडेंट्स, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये इन दोनों के मल्टीपल है, तो अभी हम इनको डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। सो हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R2। तो उससे क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, 1 2 3 4 0 0 सॉरी यहाँ पे 0 -1 -2 -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये 0 0, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा। स्टूडेंट क्योंकि 6 -3 क्या बनेगा, 3 बनेगा। सो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से हम वर्चुअल लाइन डाल देंगे। आप इसका रैंक बताइए, तो ये जो सिर्फ ये 3/3 वाला मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना है, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल टू क्या है, 3 है। लेकिन ये जो रैंक ऑफ ए बी, मतलब ये जो टोटल अगर पूरा हमने मैट्रिक्स निकाला तो ये कितना बन जाता है, रैंक ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू कितना, इसका रैंक है 4 रैंक है ना स्टूडेंट। सो तो यहाँ पे हम अभी एक वर्चुअल लाइन ऐसे डाल देते हैं। फाइन। सो अभी जो ये रैंक ऑफ ए है ये कितना बन जाएगा, ए का रैंक कितना है, यहाँ पे 3 तो जीरोज ही है, मतलब नॉन जीरो रो कितने बचे, सिर्फ 2 नॉन जीरो बचे, इसलिए रैंक ऑफ ए कितना हो गया, ये रैंक ऑफ ए हो गया 2। और रैंक ऑफ ए स्लैश बी, मतलब ये टोटल मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इसमें एक भी पूरी नॉन जीरो, एक भी पूरी जीरो रो है क्या, नहीं है। तो इसके लिए इसका रैंक जो है कितना बन जाएगा, इसका रैंक बन जाएगा 3 स्टूडेंट। फाइन। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो रैंक है, इसलिए मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि डायरेक्टली देखो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन स्टूडेंट्स। सो सो इसके बाद जो है हम हमारे इंजीनियरिंग मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ATC देखने वाले हैं। ठीक है, वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फाइन स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम इन दोनों का जो डेफिनेशन क्या होता है उसको एक थ्योरेटिकल वे में, मतलब जैसा बुकिश लैंग्वेज जो कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद में मेरे एंड से आपको कैसे मतलब अच्छे से समझ पाए वो डेफिनेशन वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये ऐसा होता है, नॉन जीरो वेक्टर x is called as eigenvector of square matrix A if there exist का सिंबल है a scalar lambda such that Ax equal to lambda x। ये जो लैम्बडा यहाँ पे है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। तो ये इसके एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन बनता है वो कैसा बनता है, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। फाइन।
सो अभी हम इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज बनते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। फाइन। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। तो ये होगी सबसे पहली प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, आई होप ये आपको समझाने का मतलब इतना नीड नहीं पड़ता होगा कि ए एंड ए ट्रांसपोज क्या होता है। आइगन वैल्यू जो होता है ये हम देखेंगे थोड़ी देर में या फिर कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। इफ जीरो इज आइगन वैल्यू को हम अभी ईवी लिखते जाएंगे ऑफ ए। ठीक, ऐसे केस में क्या होता है, डेट ऑफ ए इक्वल टू 0। फाइन। तो जो सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। फाइन। वैसे ही जो डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, डेट ऑफ आइगन वैल्यूज, इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड एज डेट। डायरेक्टली ट्रायंगुलर हमारा ऐसा सिंबल हर बार इक्वल टू दिस डेट ऑफ ए सपोज। सो इसके बाद का जो आता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं ये तो आपको पता ही है। फाइन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर रियल। मतलब अगर रियल मैट्रिक्स अगर है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी क्या होगी, रियल ही होगी। फाइन। और अगर सपोज लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेट ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर और अभी कुछ डेरिवेशंस है जो कि मतलब आइगन वेक्टर से रिलेटेड है, उनको हम भी देखते हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आती है कि आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड इनवर्स आर सेम। जैसे एंगल आइगन वैल्यूज ए ट्रांसपोज की सेम थी, वैसे यहाँ पे आइगन वेक्टर ए और ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वैसे ही और ये किस किस के सेम रहेंगे मैं यहाँ पे साइड बाय साइड लिख देता हूँ। ये और रहेंगे ए कॉमा ए टू द पावर एम, ये कौन सा भी रह सकता है। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ए कॉमा ए ट्रांसपोज आर नॉट सेम। स्टूडेंट से नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट जो आता है वो है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू distinct eigenvalues are Li। और Li होता है, Li मतलब linearly independent। फाइन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर है मुझे पता है, लेकिन कुछ मतलब थोड़ा काम आ गया मुझे, इसलिए मुझे अभी ये लेक्चर स्टॉप करना पड़ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कीजिए। और अभी मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट करके आपको बुक्स भी बता दी है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। फाइन। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे। थैंक यू।